दो चीज़ें मेनली भी डिस्कस करनी है। पहला है ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा है बेसिकली कारो। देखें ध्यान से, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर जहाँ तक बात है तो ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली हमें 4 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? 700, 701, 705 और 706। फटाफट से मुद्दे पे आते हैं। अगर आप देखें 700 है ओपिनियन फॉर्म करने को लेकर और रिपोर्टिंग को लेकर। 700 में बेसिकली आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है। पहला है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है सेकंड इज द फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन, और तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप सिंपल शब्दों में बोले तो फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखें जहाँ तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 चीज़ों की। सबसे पहला लिखा हुआ है कि ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने एफआरएफ के साथ तैयार किया है? एफआरएफ बोले तो इंडिया में एफआरएफ का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए? प्रिपरेशन के लिए, और शेड्यूल 3 किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। और ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है एमएम से? एमएम मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने पहले भी आपको मेन मैच करना बहुत डिटेल समझाया हुआ है कि ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्रॉ नहीं कर सकता। 100% कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते आप। एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एब्सोल्यूट? क्योंकि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। ऑडिट की बहुत सारी लिमिटेशंस है जिसके कारण आप 100% कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? सैम्पलिंग है, ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आईसीएस के ऊपर डिपेंडेंसी है, नेचर ऑफ एविडेंस जो आपको मिल रहा है वो परसुएसिव रादर देन कॉन्क्लूसिव। तो जो लिमिटेशंस हैं ऑडिट के, उसके चलते ऑडिटर कभी भी 100% कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकता। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस की डिमांड नहीं की गई है। डिमांड किसकी है? रीजनेबल एश्योरेंस की। रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएम। एमएम बोले तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऑडिटर ने अटेन करना है। जिस कॉन्फिडेंस को अटेन करने के बाद ऑडिटर क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर छोटे मोटे कुछ मिस स्टेटमेंट जो इमटेरियल नेचर के भी हैं, छोटी मोटी कुछ गलतियां हैं, तो उसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसे आप बोलते हैं टॉलरेबल एरर्स। शायद आपने कभी सुना हो 530 के अंदर सैम्पलिंग कैसे में, 530 के अंदर सैम्पलिंग का जो ऐसे वहां आपने पढ़ा होगा, वो एरर्स जिसे ऑडिटर टॉलरेट कर सकता है, जिसके होने के बावजूद वो क्लीन ओपिनियन देगा, आप उसे क्या बोलते हैं? टॉलरेबल एरर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो 100% कॉन्फिडेंस गेन नहीं करना, वो कैसा कॉन्फिडेंस गेन करना है? रीजनेबल, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करेगा तो कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें? जो ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किया है, क्या वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है? मैंने पहले भी आपसे बोला ऐसे 500 की डिमांड होती है कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी। सफिशिएंट मींस प्रॉपर क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मींस प्रॉपर क्वालिटी। दूसरी बात, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए हैं? प्रॉपर डिस्क्लोजर मींस प्रॉपर पीरियड, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर अकाउंट। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट हैं? अगर मटेरियल डिपार्चर होता है, आपने पढ़ा हुआ AS1 के अंदर, तो मटेरियल डिपार्चर के केस में अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताते हैं कि कौन सा चेंज हुआ है और उस चेंज का इफेक्ट क्या है। तो पहली बात तो आपको देखना है जो डिस्क्लोजर्स हैं वो ठीक है या नहीं, एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं। तीसरी बात, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं। अकाउंटिंग एस्टीमेट, एग्जाम्पल दो एस्टीमेट का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ये क्या? दीज आर द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। तो देखेगा ऑडिटर क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है या नहीं, ठीक है ना। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की कब रीजनेबल होता है। अगला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हैं, जिसके आधार पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, क्या वो रिलायबल हैं या नहीं। रिलायबल मींस प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन लिखा है, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, तो उसके लिए प्रॉपर वाउचर्स, प्रॉपर एविडेंसेस होने जरूरी है। जो टर्म्स यूज हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो टर्म्स प्रॉपर है या नहीं, ठीक है ना। बोरोइंग कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होगा इंडिया के अंदर कि भाई अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट है तो फिर आप उसे वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट टर्म्स को मिसयूज करता है और जो चीज़ें जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखाता, दूसरी जगह डिस्क्लोज करता है, तो टर्म्स का मिसयूज है। तो आप क्या चेक करेंगे? टर्म्स का प्रॉपर यूज किया गया है या नहीं। 2 तरह की ओपिनियन होगी, पहली कौन सी? क्लीन, दूसरी कौन सी? मॉडिफाइड। क्लीन कब? जब एफआरएफ के हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा व्यू प्रेजेंट करेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन सा व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू। मॉडिफाइड 2 केस में। पहला, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमएम से फ्री नहीं है, मतलब
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमएम है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन है कि जब आप प्रॉपर एविडेंसेस ले ही नहीं सकते कि वहां पर आप कंक्लूड कर पाएं कि वेदर देयर इज अ मिस स्टेटमेंट और नॉट। मैनेजमेंट ने आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिया है, मैनेजमेंट आपको एविडेंसेस नहीं दे रहा है, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया, उसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि भाई कोई आग लग गई, फ्लड, रिकॉर्ड जल गए। पहली बात तो आप कंक्लूड कर चुके हैं दैट देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। दूसरी बात, हालात ऐसे हैं कि आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस ही नहीं है कि आप ये कंक्लूड कर पाएं कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों केसेस में आप कैसी ओपिनियन देंगे? मॉडिफाइड। तो क्लीन कब? आपने कंक्लूड कर लिया मिस स्टेटमेंट नहीं है, एमएम फ्री है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, मॉडिफाइड कब आपने कंक्लूड किया देयर इज अ एमएम, या आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो कि एमएम है भी या नहीं, तो आप कैसी रिपोर्ट दोगे? मॉडिफाइड। जहां तक एलिमेंट्स की बात है, फॉर्मेट की बात है, ध्यान रखें, सबसे पहले होगा टाइटल। टाइटल में आपको लिखना होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा होगा एड्रेसी। एड्रेसी मींस जिसके नाम आप रिपोर्ट लिख रहे हो। जनरली कौन होता है? मेंबर्स, जो अपॉइंट करता है ऑडिटर को। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? कभी मेंबर भी करते हैं, और स्टार्टिंग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड। और गवर्नमेंट कंपनी में CNAG। तो जनरली आप मेंबर्स के नाम लिखते हैं, अदरवाइज जिसने आपको अपॉइंट किया उसके नाम आप लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने मेन बैच के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट था भाई, आपने जब ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को चेंज किया, ऐसे 700 को अमेंड किया, तो ओपिनियन पहले आखिरी में कहीं था, वो ओपिनियन स्टार्टिंग में आ चुका है। यहां पर आपको दो बातें बतानी होंगी। पहली बात, आपको बताना होगा किस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, P&L। किस ईयर की ऑडिट कर रहे हो आप, और ये फैक्ट कि आपने ऑडिट कर दी है। मतलब इस तरीके का पैराग्राफ बनता है, कौन सा? दैट वी हैव ऑडिटेड द P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा, किसको लेकर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। वो ओपिनियन कैसी हो सकती है? या तो क्लीन या तो मॉडिफाइड। वो बताएगा कि मेरे बेस्ट ऑफ द नॉलेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है, सेकंड इज बेसिस फॉर ओपिनियन। ध्यान रखें, जो भी आपकी ओपिनियन है वो किस बेस पे आपने फॉर्म किया, उसका बेसिस क्या है। यार आप बोल रहे हो ना ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो कैसे बोल रहे हो? तो आप बताओ कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ किया है, आप बताओ कि एंटिटी ने FRF माना है। बेसिस फॉर ओपिनियन मींस जो ओपिनियन आपकी थर्ड पैरा के अंदर है, वो ओपिनियन आपने किस आधार पे फॉर्म किए, वो आपको बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि आपने जो ऑडिट की है वो एज पर एसेज है। दूसरा, आपने रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ किया है। तीसरा, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को माना है, जो एथिकल रिक्वायरमेंट ICAI ने बताई है। और आपने ऑब्टेन किया है क्या? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर में कि आप बताएं बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में क्या लिखेगा ऑडिटर, ठीक है ना। तो पहला है इन अकॉर्डेंस विद द एसे, रीजनेबल एश्योरेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, आपने ऑब्टेन किया है कैसा? S&A ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना। S&A मीन्स, ठीक है ना। साथ में गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर, याद करिए इन दोनों की बातें आप 570 और 701 के अंदर भी पढ़ेंगे, याद करें आप, ठीक है ना। उस बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, की ऑडिट मैटर में क्या बताना है ये 701 में दिया है। गोइंग कंसर्न के बारे में क्या बताना है ये उसके SA 570 के अंदर दिया है। SA 700 में कुछ भी नहीं दिया। की ऑडिट मैटर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 701 में। गोइंग कंसर्न में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 570 में। अगला, ये बड़ा सिंपल है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता हो कि मैनेजमेंट का काम क्या है और ऑडिटर का काम क्या है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, बताओ? पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना एज पर FRF। दूसरा है क्या है? ICS तैयार करना, किसकी जिम्मेदारी है? क्या तैयार करने से चलेगा? मैं हमेशा बोलता हूँ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिवनेस। तीसरा, फ्रॉड को रोकना और फाइंड आउट करना, प्राइमरी जॉब किसका है? मैनेजमेंट का।
एसेट को सेफगार्ड करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और गोइंग कंसर्न स्टेटस को एसेस करना, ये आप 570 के अंदर ही पढ़ते हैं कि पहले आप मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट चेक करिए। अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है तो उसे इवैल्यूएट करिए, अगर नहीं किया तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि आप गोइंग कंसर्न असेसमेंट करें। तो आप वहाँ पर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करेंगे। ये प्राइमरी जॉब किसकी है? मैनेजमेंट की। सर मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, पहले मैं तय करूंगा ना, पहले मैं असेसमेंट करूंगा। ऑडिटर आएगा, मेरे असेसमेंट को इवैल्यूएट करेगा, और अगर लगता है नया असेसमेंट करना है तो नया असेसमेंट करेगा। गोइंग कंसर्न के लिए आपने पढ़े हैं इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं कि गोइंग कंसर्न डेंजर में है, ठीक है ना, वो भूल चुके होंगे आप, आने वाले टाइम में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न स्टेटस को एसेस करेगा। अच्छा, ऑडिटर का जॉब क्या है बता दिया मैंने आपको। पहला, कैसा एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं, 100% नहीं मिल सकता आपको। और क्या इशू करेगा? ऑडिटर रिपोर्ट। साथ में बोलेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट ये गारंटी नहीं है किस बात की? कि ऑडिटर ने सारे में से स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लिया होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने का मतलब है कि आपने कॉन्फिडेंस लेवल को अटेन कर लिया है। जिस कॉन्फिडेंस लेवल को अटेन करने के बाद ऑडिटर बोलेगा कि हाँ एफआरएफ को माना गया है। देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट बट दे आर टॉलरेबल इन नेचर। थोड़े बहुत मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं लेकिन वो कैसे होंगे? टॉलरेबल, उसे टॉलरेट कर सकता है। तो ऑडिटर क्लियर कट बोलेगा कि मैंने कैसा एश्योरेंस ऑब्टेन किया है? रीजनेबल। ये गारंटी नहीं है इस बात की कि मैंने सारे मिसस्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी? ऑडिटर की। मैं पूछते जाऊंगा आपसे, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब कहां पे जजमेंट काम आएगा ऑडिटर का? एनी टू एग्जांपल? अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेक करने के लिए, और अरे मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करने के लिए, याद आ रहा है कुछ? ऑडिट रिस्क को डिसाइड करते वक्त, ठीक है ना। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मींस क्वेश्चनिंग माइंड कैरी करेगा ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग, क्वेश्चनिंग माइंड। तीसरा, एसेज मानने जरूरी है, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको माननी पड़ेगी, एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर सी एक्ट 1949। एप्रोप्रिएटनेस चेक करनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है ऑडिटर ने, क्या वो एप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट ने क्या वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं। आरएमएम को आइडेंटिफाई करेगा। आरएमएम मींस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आरएमएम को आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है 315 के अंदर, याद करें 315 के अंदर आरएमएम को आइडेंटिफाई करना और एसेस करना है, एंटिटी को जानकर समझकर, उसके एनवायरनमेंट को समझकर, ठीक है ना। अगला है चेक करेगा एफआरएफ का कंप्लायंस और चेक करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीएस। सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? ऑडिटर की, ठीक है ना। साथ में अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बढ़िया। देखें एक बात ध्यान रखिए, ऐसे 700 के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर की बातें तो आपको बतानी ही हैं, बाकी अलग अलग जगहों पे और भी बहुत सारी बातें बतानी है। आप इसके बाद कारो पढ़ेंगे, कारो के अंदर जो बातें दी गई हैं वो भी आपको बतानी है। 143 के अंदर जो बातें दी है वो भी आपको बतानी है। इवन 197 के अंदर लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया गया और 197 कहता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन के ऊपर लिमिट है। आपने पढ़े हुए अकाउंट्स के अंदर 1, 3, 5, 10, 11%। ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि जो रेम्युनरेशन दी है मैनेजरियल रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स वगैरह को, क्या वो लिमिट के अंदर है या नहीं और अगर लिमिट से एक्सेस दी गई तो क्या अप्रूवल्स दी गई हैं, क्या कंपनी ने प्रॉपर स्टेप लिए हैं उसे रिफंड बैक लेने के लिए या नहीं। ऑडिटर को ये बात कहाँ बतानी पड़ेगी? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। क्या वो बात 700 के अंदर बताई गई है? वो बात कहाँ दी गई है? 197 के अंदर। कहाँ पे? 197 के अंदर। कारों के अंदर बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ती हैं, वो सारी बातें ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हैं। उसे आप कहाँ रखेंगे? कौन से पैराग्राफ में? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहाँ पे? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 143 की बातें, कारो 2016 की बातें, मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बातें,
ठीक है। अब बताओ, ऑडिटर वहां पे साइन करेगा, अगर इंडिविजुअल है तो साइन कौन करेगा? वो ऑडिटर। साथ में मेंशन करना पड़ेगा मेंबरशिप नंबर। क्या मेंशन करना पड़ेगा? मेंबरशिप नंबर। और अगर फर्म है ऑडिटर तो 4 बातें, फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर के साइन, पार्टनर का एमआरएन, बल्कि 5 बातें हो गई। क्या क्या? नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, साइन होंगे और साथ में एमआरएन। ठीक है, साइन ऊपर लिखा हुआ है, चलेगा। ठीक है, डन। हाँ जी, प्लेस में क्या लिखना है? देखिए, यूडीआईएन को लेकर अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी वो आप कह सकते हैं उसका इफेक्ट आपके अभी अटेम्प्ट में आएगा नहीं। ठीक है, बोला है इंस्टीट्यूट ने, टैक्स ऑडिट के अंदर भी चीज़ें बोली हैं, और अभी मतलब 2-3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, वहाँ पे एग्जिबिशन दिया कुछ केसेस में, तो वो अभी उस पॉइंट को आप कंसीडर नहीं कर सकते यूडीआईएन को। ठीक है ना, और खासकर आपके अटेम्प्ट के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। हाँ जी, कहाँ, किस प्लेस, मतलब जहाँ आपका ऑफिस है, जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या लिखोगे? जिस सिटी में आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, जिस सिटी में, आपको वहां का नाम लिखना है। ठीक है ना, और किस दिन, प्लेस, डेट में क्या लिखोगे? जिस दिन साइन करोगे, कोई अर्लियर डेट आपने नहीं लिखनी, कोई अर्लियर डेट आपने नहीं लिखनी। ठीक है ना, डन। आगे बढ़े, चलिए। अगला है 701, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 701 एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटीज में, और किसको लेकर है? की ऑडिट मैटर। किसको लेकर? की ऑडिट मैटर। बताएं। 701 कहता है कुछ मैटर्स को आप की ऑडिट मैटर के तौर पे बताएंगे। अगर आपको लगता है वहां रिस्क है, आपको लगता है वहां आरएमएम है, आप ये कॉन्क्लूड तो नहीं कर पाए कि वहां पे मिस स्टेटमेंट है, बट देयर इज अ चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब मेरी बात समझना, एक ऑडिटर जिसने ऑडिट कर ली, वो ये फाइंड आउट तो नहीं कर पाया, उसके पास एविडेंसेस तो नहीं है कि हाँ मिस स्टेटमेंट है, तो वो रिपोर्ट तो मॉडिफाई कर नहीं सकता जब तक आपने कॉन्क्लूड नहीं किया। लेकिन आपको लगता है देयर कैन बी अ मिस स्टेटमेंट, देयर इज अ चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो वहां पे जो रिपोर्ट आप देंगे, वहां पे रिपोर्ट क्लीन जाएगी, और क्लीन के साथ आप ऐड करोगे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। कौन सा? की ऑडिट मैटर। आपको की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में वो सारे मैटर बताने हैं जहां पे व्हेन देयर इज अ रिस्क। आपको लगता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, उसके लिए जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा रहे हो, और ये बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको? यूजर्स को, कि यार देखो रिपोर्ट तो मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बातें आपकी नॉलेज में आना जरूरी है, तो ये बातें मैं बता रहा हूं। कहां पे? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। एक बात ध्यान रखिएगा, की ऑडिट मैटर ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी, नहीं होगी। रिपोर्ट कैसी जाएगी? क्लीन रिपोर्ट। और की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, ये क्वेश्चन आरडीपी में भी पूछा है इंस्टीट्यूट ने, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। जब आपको मॉडिफाइड देनी है तो 705 के अंदर मॉडिफाइड देनी होगी, जहां मॉडिफाइड जानी है वहां जाएगी। मॉडिफाइड ओपिनियन को केएम पैराग्राफ से रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आपने कंक्लूड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट है, तो केएम से बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी फिर? मॉडिफाइड रिपोर्ट से। तो केएम ऐड करने से वहां पर रिपोर्ट जहां मॉडिफाइड करनी होगी, आप उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो आप मॉडिफिकेशन दीजिए। यहां पे कंक्लूजन नहीं है, यहां पे क्या है? रिस्क। ठीक है ना। पहली बात, कौन से मैटर बताएंगे आप? वो मैटर जो ऑडिटर के नजरिए में विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। ओके, इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। दूसरी बात, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों किसी मैटर को केएम मैटर बताएंगे? आप बताएं, ताकि आप ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा सकें, ताकि भरोसा हो यूजर को कि हाँ यार ऑडिटर ये बातें बता रहे हैं कि जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे हमें लगता है कि यार यहाँ पे चीज़ें खराब हो सकती है, तो उसने वो भी बताई। तो एक भरोसा बढ़ेगा किसका?
यूजर्स का, किस पे? ऑडिट रिपोर्ट पे। दूसरी बात, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे यूजर्स को ताकि वो मैटर्स को समझ पाएं, ताकि वो मैटर्स को समझ पाएं, ठीक है ना। सर इसे EOM से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? याद करिए 706 क्या पढ़ा है आपने? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सर वहां भी तो बातें समझाते हैं आप, वहां पे कोई रिस्क नहीं होता जनाब। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, आपको लगता है समझाना जरूरी है, किसको? यूजर्स को। आप बता दीजिए कौन से पैराग्राफ में? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। कहां पे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। अगर आप बातें समझाना चाहते हैं एडिशनल एंड देयर इज नॉट अ रिस्क, तो आप कहां बताएंगे? 706 में EOM के अंदर। लेकिन आपको लगता है देयर इज अ रिस्क और यूजर्स को पता होना चाहिए, तो उस मैटर को आप क्या बताओगे? एज की ऑडिट मैटर्स, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ना, कब किसी मैटर को आप की ऑडिट मैटर मानेंगे? पहला, एरियाज ऑफ हाई एसेज हाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। वो एरिया जहां पे हाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, या आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। कहां डिफाइंड है? 315 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या है, बताइए। सिग्निफिकेंट रिस्क मींस जो ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन रिक्वायर करेगा, वो रिस्क जिसका ऑर्डिनरी प्रोसीजर से पता नहीं लग सकता, आप उसे क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट रिस्क। कुछ केसेस में बताया आपको, चाहे वो रिस्क ऑफ फ्रॉड हो, चाहे वो RPT हो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो, नॉन रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना। दूसरी बात, पहला क्लियर है, कब मानेंगे की ऑडिट मैटर? कब मानेंगे? सिग्निफिकेंट रिस्क है या हाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो एरिया जहां पे मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है मैनेजमेंट का। मतलब फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट, जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, जहां पर आपको लगता है कि मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन है वो अनसर्टेन है, और वो एस्टिमेशन छोटा मोटा नहीं सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पेंडिंग केस चल रहा है, पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, समझाना चाहते हैं EOM में बता दो। कहाँ पे? EOM में। लेकिन आपको लगता है मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशन लगाए हैं कि भाई केसेस हम जीतने वाले हैं, ये है वो है, ठीक है ना, वो अनसर्टेन है। हो सकता है मैनेजमेंट केसेस हार जाए, जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे कंपेंसेशन हैवी पे करना पड़े, तो आप क्या मानेंगे? जो एजम्पशन है, जो एस्टिमेशन है किसका? मैनेजमेंट का, वो एस्टिमेट कैसा है? हाईली अनसर्टेन। कैसा है? हाईली अनसर्टेन। सामने कुछ नहीं आया सर अभी तक, आप रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है मैनेजमेंट का एस्टिमेट क्या है? हाईली अनसर्टेन, तो आप वो बात कहाँ पर बता दें? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, ठीक है ना। दूसरा क्या है? मतलब पहला तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या है बताना? When there is a significant risk, और दूसरा मैंने बताया था आपको एरियाज विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, वहां पे आप मैटर को कहां बताएंगे? कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, ठीक है ना। दूसरी बात देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा, जहां आपको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, वहां की ऑडिट मैटर के तौर पे बताने से बात नहीं बनेगी। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये बात कहीं पे लिख लेना आप, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ modified opinion, is not a substitute of modified opinion. Is not a substitute of modified opinion. ठीक है ना। अगला, आपने जो की ऑडिट मैटर्स बताने हैं, आप सेपरेट ओपिनियन दें हर मैटर को लेकर, इंडिविजुअल मैटर को लेकर, और आप रीजंस दें आपने उस मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों माना है।
ऐसा नहीं कि हर जगह आपने एक ही जगह पे सारे मैटर्स बता दिए। हर मैटर को मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई थी मेन बैच के अंदर, याद होगा आपको, ठीक है ना। अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा वो यहाँ पे। हर मैटर को जो आपके नज़रिए में क्या है कि ऑडिट मैटर, उसे इंडिविजुअली एम्फेसाइज करिए और रीज़न दीजिए कि आपके नज़रिए में वो क्यों की ऑडिट मैटर है। इतना क्लियर है। दूसरी बात, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा डिस्क्लोज की हुई चीज़ों से पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होगा या वो प्रोहिबिटेड है किसी लॉ के अंदर, वहाँ पे आप डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। वहाँ पे आप डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। दो केसेस में, पहला प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट। अगला है डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्ट कैसी देनी है आपने, मॉडिफाइड। अगर आपने गोइंग कंसर्न के बारे में बताना है उस चीज़ को लेकर जो 570 के अंदर कवर्ड है, अगर अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, तो रिपोर्टिंग होगी गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में। आपने अभी पढ़ा है 700 के अंदर दो अलग अलग पैराग्राफ हैं कि ऑडिट मैटर का पैराग्राफ अलग है और गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ अलग है। तो इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, तो वो पैराग्राफ नंबर 6 पे नहीं, कहाँ पर, पैराग्राफ नंबर 5 पे। वो आप कहाँ पर बताएंगे, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, ठीक है ना। तो जहाँ पर 705 के अंदर, सॉरी हाँ 705 के अंदर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, वहाँ पर मॉडिफाइड ही देंगे। और अगर गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है तो फिर आपको 570 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना है, कहाँ पे, 700 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आप जो भी मैटर्स बताएंगे बेसिकली रिपोर्ट में एज की ऑडिट मैटर, वो आपको बताने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो बातें आप TCWG को बताते हैं उसमें से ही कुछ बातें आप कहाँ बताएंगे, ऑडिट रिपोर्ट में एज की ऑडिट मैटर। मतलब हर की ऑडिट मैटर आपने किसको कम्युनिकेट किया होगा, TCWG को। अच्छा, अगर आपके नज़रिए में कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, हो सकता है, तो सिचुएशन मॉनिटर क्या बोलेगा कि भाई कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ तब भी ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। मतलब की ऑडिट मैटर हो या नहीं हो, आपको पैराग्राफ तो ऐड करना है। फिर वहां आप क्या बता दें कि मेरे नजरिए में कोई भी मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है, ठीक है ना। एक बात वहां लिख दो फटाफट से, key audit matters are the matters which have been communicated to the TCWG, which have been communicated to the TCWG. ठीक है, डन। अगला है 705। क्या बोलता है देखो 705 कहता है मॉडिफिकेशन को लेकर, मॉडिफाइड रिपोर्ट को लेकर। देखिए सामने, मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर ऑडिटर ने कॉन्क्लूड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट है और मिस स्टेटमेंट सिर्फ मटेरियल है, परवेजिव नहीं, तो रिपोर्ट कैसी देगा, क्वालिफाइड। और मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेजिव भी, तो रिपोर्ट कैसे देगा, नेगेटिव या एडवर्स, ठीक है ना, एडवर्स। अब बात को समझना आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेजिव, जिसका इफेक्ट सब्सटेंशियल जगहों पे है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक आधा कोई मिस स्टेटमेंट है, आपको लगता है मटेरियल नेचर का है, लेकिन हर जगह उसका इफेक्ट नहीं है, तो आप उसे मटेरियल तो मानेंगे लेकिन परवेजिव नहीं मानेंगे। तो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि मिस स्टेटमेंट है और मिस स्टेटमेंट सिर्फ कैसा है, मटेरियल बट नॉट परवेजिव, कैसे रिपोर्ट, क्वालिफाइड। मटेरियल परवेजिव दोनों है तो फिर नेगेटिव ओपिनियन। लेकिन आप कॉन्क्लूड ही नहीं कर पा रहे हो, कॉन्क्लूड ही नहीं कर पा रहे हो कि ओपिनियन कैसी होगी। क्यों नहीं कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, या तो मैनेजमेंट ने देने से मना कर दिए, या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सीज कर दिए, या फिर जल गए, आग लग गई, फ्लड में बह गए, नेचुरल कैलेमिटी। अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि वहाँ पर
वहां पर उस सिचुएशन में एविडेंसेस हैं, प्रॉपर हैं या नहीं, रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गया क्लीन, तो वहां पे ध्यान रखिए जो पॉसिबल इफेक्ट होगा अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, वर्ड ध्यान रखना, यहां पर है इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, यहां पर आएगा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर वो इफेक्ट सिर्फ मटेरियल है, परवेजिव नहीं, तो क्वालिफाइड, और मटेरियल परवेजिव दोनों हैं तो डिस्क्लेमर। तो क्या डिस्क्लेमर। और मैं आपको बताऊं, आप अगर सिर्फ ये चीज देखें, ये चार्ट आप पूरा ऐसे खत्म कर सकते हो। बताओ मॉडिफाइड कब, मतलब मॉडिफाइड रिपोर्ट कब कब दोगे? मॉडिफाइड दो केसेस में, पहला व्हेन द ऑडिटर हैज डिटेक्टेड अ मिस स्टेटमेंट, दूसरा यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना। मॉडिफाइड ओपिनियन में ऑडिटर बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते, मॉडिफाइड में बोलेगा कि एफआरएफ का कंप्लायंस नहीं किया गया। ठीक है ना। देखो, इज द ओपिनियन दैट एफआरएफ हैज नॉट बीन कंप्लाइड। दूसरी बात वो बोलेगा रीजन क्या है भाई मॉडिफाइड देने का, तो मैंने आपको बताया रीजन क्या हो सकता है, या तो रिजेक्टेड मिस स्टेटमेंट या फिर यू आर अनेबल टू ऑब्टेन। ठीक है ना। अब देखो मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह की हैं, पहला क्वालिफाइड, दूसरा नेगेटिव और तीसरा डिस्क्लेमर। फिंगर टिप्स में खत्म कर सकते हैं। क्वालिफाइड कब, मैं पहले चार्ट से पढ़ा रहा हूं आपको। क्वालिफाइड कब? दो सिचुएशन में, व्हेन इफेक्ट ऑफ रिजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। ठीक है ना। दूसरा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। ठीक है ना। कौन सी रिपोर्ट दोगे? क्वालिफाइड। दूसरी बात, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इतने इमटेरियल नहीं है कि क्लीन रिपोर्ट से काम चल जाए, और इतने ज्यादा परवेजिव भी नहीं है कि नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़े। मिस स्टेटमेंट है और इतने इमटेरियल भी नहीं है कि क्लीन रिपोर्ट से काम चल जाए, और इतने ज़्यादा परवेजिव भी नहीं है कि आपको कौन सी रिपोर्ट देनी पड़े, नेगेटिव, तो कौन सी रिपोर्ट दोगे आप? क्वालिफाइड। दूसरी बात, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इतने इमटेरियल भी नहीं है कि क्लीन रिपोर्ट से काम चल जाए, और इतने परवेजिव भी नहीं है कि डिस्क्लेमर देना पड़े, तो कैसे रिपोर्ट देंगे आप? क्वालिफाइड रिपोर्ट। इतना क्लियर है? एक बार जरा पढ़ना जो नोटिंग मैंने आपको कराई है क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। क्वालिफाइड ओपिनियन वो है जहां पे, हाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, वो बोलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू तो है लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वालिफिकेशन। ट्रू एंड फेयर व्यू तो है लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। और इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मिस स्टेटमेंट कि पूरा का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट कर पाए। ठीक है ना। कब देंगे क्वालिफाइड? पहला, क्लीन ओपिनियन काफी नहीं है, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इतने परवेजिव नहीं है कि आपको नेगेटिव इशू करनी पड़े, और अनडिटेक्टेड इतने परवेजिव नहीं है कि आपको डिस्क्लेमर देनी पड़े, तो आप क्या दोगे? क्वालिफाइड। ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव कब दोगे? डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इतने ज्यादा मटेरियल हैं, इतने ज्यादा परवेजिव हैं कि क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा, तो आप क्या दोगे? नेगेटिव। दूसरी बात, नेगेटिव का आप एक और नाम से जानते हैं, एडवर्स ओपिनियन। किस नाम से? एडवर्स। तीसरी बात, नेगेटिव दोगे तो रीजंस देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? रीजंस। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, नेगेटिव में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा ही नहीं, क्लीन में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, क्लीन में। ठीक है ना। मतलब अनमॉडिफाइड कहते हैं, अनमॉडिफाइड में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। दूसरी बात, आपके क्वालिफाइड में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशन। और नेगेटिव में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और डिस्क्लेमर में आप इस सिचुएशन में ही नहीं हो कि आप कमेंट कर पाएं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं। क्लियर है? डिस्क्लेमर कब दोगे बताओ? जब
अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इतने ज़्यादा परवेजिव हैं कि क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा तो आप क्या दोगे? डिस्क्लेमर। दूसरी बात, डिस्क्लेमर में आप इस सिचुएशन में ही नहीं है कि आप कमेंट कर पाएं ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं। डिस्क्लेमर किन हालातों में दोगे? जब मैनेजमेंट ने आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाया होगा, या जब आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। रिकॉर्ड्स नहीं होने के रीजंस क्या हैं? या अथॉरिटी ने सीज कर लिया, या फिर नेचुरल कैलेमिटी। इतना क्लियर है? डन। तो मुझे एक बार बताओ ज़रा, चारों में क्लीन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा या नहीं होगा? ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, ठीक है। क्वालिफाइड में ओवर ट्रू एंड फेयर व्यू है लेकिन ओवरऑल नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशन, ठीक है ना। और नेगेटिव में ट्रू एंड फेयर व्यू होगा ही नहीं। और डिस्क्लेमर में आप इस सिचुएशन में ही नहीं कि आप कमेंट कर पाएं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ठीक है ना। अगला ऐसे है 706, ये दो चीज़ों को लेकर है। पहला है EOM और OM, बहुत सिंपल है सर। EOM पैराग्राफ में आप वो सारी की सारी बातें बताएंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अकाउंटिंग पॉलिसी, पेंडिंग केसेस, वो सारी की सारी बातें जो किसका पार्ट है। अगर आपको लगता है उसके बारे में एडिशनल जानकारी देनी जरूरी है, समझाओ। आप किस पैराग्राफ में समझाओगे? हाँ, EOM पैराग्राफ में समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। EOM पैराग्राफ ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं होती। रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं होती किस पैराग्राफ ऐड करने से? EOM। साथ में सर EOM आप कहां ऐड करेंगे? EOM आप ऐड करेंगे आफ्टर बट बिफोर ठीक है ना। ये बेसिस फॉर ओपिनियन कहां आता है? किसके बाद? ओपिनियन के बाद, बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं क्या? EOM। साथ में मैंने आपसे कहा EOM ऐड करना आप तब ऐड करेंगे जब रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करना। दूसरी बात, व्हेन द मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर मैटर की ऑडिट मैटर है तो आप उसे 701 के अंतर्गत बताएं, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है वो मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है, व्हेन देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट रिस्क और नॉट अ हाईली मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो फिर आप वो मैटर को समझाना चाहते हैं, समझा सकते हैं। वो मैटर कहाँ समझाएंगे? EOM के अंदर, ठीक है ना। ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि EOM ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने। लेकिन कई बार ऑडिटर को ऐसा भी लगता है वो मैटर ऐसे हैं जिनके बारे में बताना ज़रूरी है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो वहाँ चाइल्ड लेबर पर बैन है, चाइल्ड लेबर पे, लेकिन चाइल्ड लेबर काम कर रही है। जिस एंटिटी में की आप ऑडिट कर रहे हो वहाँ पे चाइल्ड लेबर पर बैन है लेकिन चाइल्ड लेबर काम कर रही है, क्या चाइल्ड लेबर काम करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होंगे? नहीं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन आपको लगता है बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं। आप कहाँ बताएंगे? इस पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ में। कहाँ पर? अदर मैटर। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों पैराग्राफ के बीच में? EOM में कौन सा मैटर बताओगे? विच आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अदर मैटर पैराग्राफ में कौन सा? विच आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, कहाँ ऐड करेंगे EOM? कहाँ पे ऐड करेंगे OM? ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अगर EOM है तो OM पैराग्राफ उसके बाद ऐड होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ठीक है ना। डन। तो ये है ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शंस। डन। 700, 701, 705, 706। अगला है कारो। कारो 2016, ठीक है ना। देखें, कारो कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, ऑडिटर के ऊपर लागू होता है। हाँ, आप किस कंपनी के ऑडिटर हो वो देखना पड़ेगा। कारो मानना किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी के ऑडिटर की। बहुत सारी बातें कारो के अंदर दी गई है जो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बतानी है। कहाँ पर बतानी है? रिपोर्ट में, ठीक है ना। कहाँ बताया? किस पैराग्राफ में? ऑडिट रिपोर्ट में किस पैराग्राफ में? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अभी पढ़ा है नलायकों, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आप बताएंगे, याद आ रहा है आखिरी में अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां बताएंगे कारो के बारे में। तो कारो का फुल फॉर्म कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है ना। अब किस किस कंपनी के ऊपर ही लगता है, मतलब किस किस कंपनी के ऑडिटर को ये मानना है, किस किस कंपनी के ऑडिटर को ये नहीं मानना, ठीक है ना। सामने देखिए, वो कंपनी इंडिया में बनी है, वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का मतलब जो बनी है इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में, मतलब सॉरी बनी है इंडिया से बाहर और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में, ठीक है ना। तो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस आपने पढ़ा हुआ है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, फिजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक खुद करेंगे या एजेंट के थ्रू, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज पे कारो नहीं लगता, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी बोले तो मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख, मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, और साथ में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इन चारों कंडीशंस को पूरा करेगी। कौन कौन सी? वो प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी होगी ना होल्डिंग, किसकी, पब्लिक कंपनी की। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो नहीं लगेगा वो पढ़ा रहा हूं आपको। वो प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी ना ही होल्डिंग, किसकी, पब्लिक कंपनी की। मैक्सिमम कैपिटल फ्री रिजर्व, सॉरी मैक्सिमम कैपिटल एंड रिजर्व, अगर आपने फ्री रिजर्व लिखा है तो इसे करो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। कितना, कितने की कैपिटल, कितना रिजर्व सरप्लस, 1 करोड़, मैक्सिमम बोरोइंग 1 करोड़, और टोटल रेवेन्यू कितना, 10 करोड़। अब ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस आप कैपिटल देखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है ना, मतलब बैलेंस शीट डेट में, और लोन साल में कभी भी 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो कारो लग जाएगा या नहीं लगेगा, हैं, लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी नहीं, क्या, नॉन एप्लीकेबिलिटी। 4 कंडीशन है, पहला सब्सिडरी होल्डिंग नहीं है, दूसरा मैक्सिमम कैपिटल 1 करोड़, मैक्सिमम बोरोइंग 1 करोड़, और साथ में रेवेन्यू कितना, 10 करोड़। तो 4 बातें ध्यान रखना, 2-4 बातें। पहली बात, पेड अप कैपिटल दोनों कैपिटल आएंगी, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। रिजर्व में सारे रिजर्व आएंगे, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व। सरप्लस भी है अगर P&L में तो उसे भी ऐड करिए, और अगर डेबिट बैलेंस है, इन केस लॉस है तो उसे माइनस करिए, ठीक है ना। सब कुछ इंक्लूड करना होगा। दूसरी बात, बोरोइंग, बोरोइंग में सब कुछ आएगा, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी। लेकिन वो बोरोइंग आपने किससे ली होगी, बैंक या FI से, किसने, किससे, बैंक और FI से। लोन कितने का भी हो आपको देखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्या देखना है आपको, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और तीसरी बात, रेवेन्यू में सारी चीजें आएंगी, ध्यान रखना, टर्नओवर नहीं लिखा तो टर्नओवर भी आएगा आपका और अदर इनकम भी आएगी। अदर इनकम मींस FD कराई है बैंक में, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, क्या वो टर्नओवर है, नहीं, लेकिन आप उसे किस में इंक्लूड करेंगे, रेवेन्यू में, ठीक है ना। ये 5-7 बातें ध्यान रखना। पहला है कैपिटल में दोनों तरह की कैपिटल आएंगी, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। रिजर्व में सारे तरह के रिजर्व आएंगे, डेबिट बैलेंस को रिडक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल बोरिंग में सारी बोरिंग्स आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट बोरिंग, डिमांड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी अरेंजमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लेकिन सिर्फ वही बोरिंग कंसीडर करनी जो किससे ली आपने, बैंक और FI। अगला पॉइंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आपने कंसीडर नहीं करना, ठीक है। मैंने आपसे कहा आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे आप, सिर्फ क्या देखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और बैलेंस ऑफ लोन आपको देखना है, साल में कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, किससे, 1 करोड़ से। अगर एक्सीड कर गया तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू में आपका टर्नओवर भी आएगा और अदर इनकम भी आएगा। अदर इनकम मींस, ठीक है ना, आपने FD है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, वो सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कारो कंटेंट। ध्यान रखिए, कारो कंटेंट दिए गए हैं पैराग्राफ 3 में। कहाँ पे, पैराग्राफ 3 में, और ये सब कुछ सब पैरा है, इसको यूज सही से करना। कारो को जब भी रेफरेंस देंगे, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज कुछ नहीं, पैरा 3 और ये सारे कंटेंट सब पैरा हैं, सारे के सारे कंटेंट सब पैरा है, ठीक है ना।
देखें करते हैं यार। देखिए पहला है फिक्स्ड एसेट्स, पहला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को लेकर 3 चीजें चेक करेगा ऑडिटर और 3 चीजें बताएगा। कहां बताएगा? कारों में नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में। कहां बताएगा? ऑडिट रिपोर्ट में। पहला है क्या प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं? किसने? कंपनी ने, रिगार्डिंग द क्वांटम एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कैसी भी हो, कहीं भी हो, आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। दूसरा, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, और अगर कमियां हैं मटेरियल नेचर के डिस्क्रिपेंसीज तो क्या मैनेजमेंट ने उसे डील किया है। तीसरी बात, टाइटल डीड चेक करेगा क्या वो एंटिटी के नाम पे है या नहीं। टाइटल डीड कहाँ काम आती है? इमूवेबल में। मैंने पहले भी कहा है मूवेबल में क्या काम आएगा? इनवॉइस। 3 बातें देखेगा फिक्स्ड एसेट को लेकर, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड। डन। इन्वेंट्री में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन वाला। सिर्फ एक ही पॉइंट, कौन सा? फिजिकल वेरिफिकेशन वाला। तीसरा पॉइंट होगा वो लोन, ध्यान दें इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रांटिंग ऑफ लोन, वो लोन जो आपने दिया है उन सारे पर्संस को जो पर्संस कवर्ड है सेक्शन 189 में। देखें सेक्शन 189 में एक रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को। 189 में उस रजिस्टर में वो सारे ट्रांजैक्शन आपने बताने हैं जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, या तो 184 वाले पर्संस के साथ या 188 के अंदर दिए गए पर्संस के साथ। 184 में कौन से पर्संस दिए गए हैं? वो सारे पर्संस जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। अगर डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, अगर मुकेश अंबानी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, तो पार्टनरशिप फॉर्म रिलायंस के लिए क्या बन जाएगी? एक ऐसा पर्सन जहां डायरेक्टर क्या है? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है डायरेक्टर। कहां बताएंगे? रजिस्टर में। रजिस्टर के सेक्शन के अंदर मेंटेन करेंगे 189 में। या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आरपी के साथ, आरपी बोले तो हाँ, अगर आपने आरपीटी किया तो वो आरपीटी होगा 188 के अंदर। आरपीटी की भी सारी जानकारी कहाँ होनी चाहिए? रजिस्टर में। रजिस्टर कहाँ मेंटेन करेंगे? 189 में। तो 189 में 2 लोगों के साथ किए गए ट्रांजैक्शन को मेंशन करते हो। पहला, पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। दूसरा, अगर कंपनी ने इन दोनों में से किसी को भी लोन दिया है, या तो इंटरेस्टेड पर्सन को या तो आरपी को, तो ऑडिटर चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कहीं लोन की टर्म्स एंड कंडीशन प्रेजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट में। पता चला लोन दिया 15 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर एनम, 1%। तो ऑडिटर पूछेगा सर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको 1% का लोन देना पड़ गया? तो चेक करेंगे आप, अगर लोन दिया है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन प्रेजुडिशियल तो नहीं है। चेक करेगा क्या लोन वापस मिल रहा है या नहीं। कहीं सिर्फ आपने लोन दे दिया है, वापस आप ले ही नहीं रहे हो, तो क्या आप वापस ले रहे हो या नहीं, क्या रिसीट्स रेगुलर है या नहीं। और अगर आउटस्टैंडिंग है 90 दिन से ऊपर, तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल स्टेप लिए रिकवर करने के लिए या नहीं। तो क्या ये लोन किसी पर्सन को दिया गया होगा? किसको दिया है? वो पर्सन जो कहां कवर्ड है 189 में। वो 2 तरह के पर्सन है। पहला, पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। दूसरा, आरपी। ठीक है ना। अगर इनको लोन दिया है, क्या चेक करेगा? 3 बातें। पहला, टर्म्स एंड कंडीशन प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रिसीट्स रेगुलर होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग अगर कितना है 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग है, तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल स्टेप लिए हैं रिकवर करने के लिए या नहीं। अगला, अगर लोन गारंटी या सिक्योरिटी दी है आपके क्लाइंट ने, तो ऑडिटर चेक करेगा और बताएगा कारों के हिसाब से क्या 185 माना गया है या नहीं, क्या 186 माना गया है या नहीं। अरे 185 क्या बोलता है? कुछ लोगों को आप लोन नहीं दे सकते, कुछ लोगों को आप लोन नहीं दे सकते। वहां लिख देना, लोन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रोहिबिटेड पर्संस। और कुछ लोगों को देंगे तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो लोन नहीं दे सकते प्रोहिबिटेड पर्संस को आप। ठीक है। 186 कहता है अगर एक लिमिट से ऊपर लोन दिया तो एसआर पास करना पड़ेगा। याद करिए, अगर एक लिमिट से ऊपर लोन दिया तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। वो लिमिट क्या है? 100% ऑफ फ्री रिजर्व
प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा 60% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच एवर इज हायर। अगर इस लिमिट से ऊपर आपने लोन गारंटी या सिक्योरिटी दी तो सेक्शन 186 के हिसाब से क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। तो चेक करेगा ऑडिटर क्या आपने 185 186 माना है या नहीं, ठीक है ना। कहाँ बताएगा, ऑडिट रिपोर्ट में। किसके हिसाब से, कारों के हिसाब से। सर अगर आपका आंसर नेगेटिव है तब तो आप बताओगे, अगर पॉजिटिव है तब भी क्या बताना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था आपका आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर केस में आपको बताना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आंसर है तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे आपका आंसर नेगेटिव क्यों है। ये पैराग्राफ 4 में लिखा है, आपको रीजंस देने पड़ेंगे आपका आंसर नेगेटिव क्यों है। आपको हर केस में आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, डिपॉजिट के लिए 3 बातें देखिए आप, 3। पहला है क्या कंपनी ने इन सेक्शंस को माना है। कौन कौन से सेक्शन है भाई, याद करिए, लॉ में आपने पढ़े हुए 73 से लेकर 76 तक। क्या आरबीआई के डायरेक्शंस माने हैं और क्या कोर्ट एनसीएलटी आरबीआई का ऑर्डर आपने माना है। तो 3 चीजें चेक करेगा, कंपनी का कंप्लायंस, आरबीआई का कंप्लायंस, एनसीएलटी कोर्ट सीएलबी का कंप्लायंस। अगर कंप्लायंस नहीं किया तो क्या बताएगा, कॉन्ट्रावेंशन किया और किस नेचर कॉन्ट्रावेंशन किया वो बताएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉस्ट रिकॉर्ड। याद करें कौन सी कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कोई भी कंपनी जिसका पिछले साल में टर्नओवर है 35 करोड़ रुपए या उससे ऊपर, उसको इस साल क्या बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, अच्छा कॉस्ट रिकॉर्ड किन चीज़ों को लेकर बनते हैं, 3 चीज़ों को लेकर। रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को लेकर क्या बनते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड। कौन सी कंपनी बनाएगी, जिसका टर्नओवर कितना है 35 करोड़ रुपए उससे ऊपर। चेक करेगा ऑडिटर क्या उस कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं, और बताएगा कहां पे, ऑडिट रिपोर्ट में कारों के हिसाब से, ठीक है ना। तो जिन कंपनी से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने, क्या उन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं बनाए। अगला है स्टैच्यूटरी ड्यूज। क्या कंपनी स्टैच्यूटरी ड्यूज को टाइम पे जमा कर रही है या नहीं। क्या आपने स्टैच्यूटरी ड्यूज टाइम पे जमा किए हैं या नहीं। इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई। स्टैच्यूटरी मतलब जो एज पर लॉ रिक्वायर्ड है। अगर कंपनी स्टैच्यूटरी ड्यूज को टाइम पे जमा नहीं करती तो ऑडिटर बताएगा उन सारे अमाउंट्स के बारे में जो आउटस्टैंडिंग है 6 महीने से ऊपर। अगर 31 मार्च को 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं और आपने पैसा अभी तक जमा नहीं किया तो ऑडिटर उन सारे अमाउंट्स को डिस्क्लोज करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो 6 महीने से ऊपर आउटस्टैंडिंग है किस दिन, ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त नहीं, ऑडिट करते वक्त नहीं। बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च 2019 को जितने भी अमाउंट जमा करने हैं सरकार के पास, जो जमा नहीं किए, जो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग को टाइम कितना हो गया, मोर देन 6 मंथ्स, तो बताएगा कहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट में, कारों के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहली बात अमाउंट क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, कितने टाइम का, मोर देन 6 मंथ्स, किस दिन, 31 मार्च को, तो कहाँ बताएगा, ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है ना। अगला ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार पहले भी पूछा है, खैर ये तो लोन वाला पॉइंट है, इसका अगले पॉइंट की बात कर रहा था मैं। देखो हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई डिस्प्यूट है इनकम टैक्स को लेकर, डिस्प्यूट है आईटी-एटी में, तो बताइए। पहली बात तो कहाँ पर पेंडिंग है, ऑडिटर बताएगा, नेम ऑफ द फोरम, दूसरा कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। अब आईटी-एटी क्या बन जाएगा, फोरम, और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो बताएगा। कौन बताएगा, ऑडिटर। कहाँ बताएगा, रिपोर्ट के अंदर। दूसरी बात, अगर लोन लिया है आपने, लिया है, अभी तक लोन दिया था आपने, अगर लोन लिया है तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या रीपेमेंट रेगुलर कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो रेगुलर रीपेमेंट तो ऑडिटर ने क्या बताना है, 2 चीजें। पहली बात तो, और एक बात ध्यान रखिए, आपने 10 बैंक से लोन लिया, 10 बैंक से, 10 के 10 बैंक के पैसे बाकी हैं, ऑडिटर बताएगा अपना ऑडिट रिपोर्ट में, एग्रीगेट नहीं, लेंडर वाइज। पहला एसबीआई का 500 करोड़ बाकी है, दूसरा पीएनबी का इतना बाकी है, तीसरा इसका इतना बाकी है, बताना पड़ेगा आपको लेंडर वाइज। लेकिन डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया,
तो वहाँ लेंडर वाइज नहीं बताना आपने। डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं हज़ारों लाखों में, तो वहाँ आपको लेंडर वाइज नहीं बताना। कब बताना है लेंडर वाइज? जब आपने बैंक या एफआई से लोन लिया और नहीं दिया, ठीक है ना। अगला ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर पब्लिक ऑफर से आपने पैसा लिया तो स्पेशल पर्पस के लिया है, तो स्पेशल पर्पस में आपने इस्तेमाल किया है या नहीं। सेक्शन 27 भी है इसके लिए कंपनीज एक्ट 13 के अंदर। पब्लिक इशू आप लेकर आए, ठीक है ना, पब्लिक इशू लेकर आते हो कुछ और बोलकर, वो पैसा खर्च कर दिया कहीं और आपने, तो सर गलत है। ऑडिटर क्या चेक करेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये बिस्लरी है, पब्लिक इशू लेकर आ रही है 1000 करोड़ का, कि प्लांट लगाएंगे एनर्जी ड्रिंक का, प्लांट लगा दिया आपने, 800 करोड़ खर्च भी कर दिए, 200 करोड़ रुपए बच गए, 200 करोड़ से आपने नया प्लांट लगा दिया चिप्स और नमकीन्स का। पैसा क्या बोलकर लाए? एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे, पैसा कहाँ लगा दिया? चिप्स और नमकीन में। गलत है सर, बताएगा ऑडिटर। कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट में, कारों के हिसाब से। यही पॉइंट लागू होगा टर्म लोन के ऊपर भी। अगर लोन लेकर आते हो आप स्पेशल पर्पस के लिए, तो स्पेशल पर्पस में आपने पैसा खर्च किया है या नहीं। और यही पॉइंट लागू होगा प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर भी, कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा लेकर आते हो स्पेशल पर्पस के लिए, तो स्पेशल पर्पस में पैसा खर्च किया या नहीं वो देखेगा ऑडिटर, बताएगा अपने रिपोर्ट के अंदर कारों के हिसाब से। 3 चीजें हैं, एक पब्लिक इशू, टर्म लोन, प्राइवेट प्लेसमेंट। सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। क्या पॉइंट है? स्पेशल पर्पस के लिए लाया गया पैसा स्पेशल पर्पस में खर्च किया है या नहीं। देखो पब्लिक इशू बात समझना, और टर्म लोन की बात यहां की गई है। कहां पर? सब पैरा 9 के अंदर क्या लिखा है जरा पढ़ो एक बार। मनी रेज फ्रॉम पब्लिक ऑफर और टर्म लोन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पर्टिकुलर पर्पस। क्या वो पैसा आप खर्च कर रहे हो कहां पर? पर्टिकुलर पर्पस में। अगर खर्च नहीं किया तो क्या बताएगा? और कल को अगर आपने वो रेक्टिफिकेशन किया तो उसके बारे में बताएगा। यही पॉइंट आपको मिलेगा पॉइंट नंबर सब पैरा 14 में। सब पैरा 14 में किसको लेकर? आप देखो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर। पहली बात तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, आपने सेक्शन माना है या नहीं। कौन सा? याद है? प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरी बात स्पेशल पर्पस में पैसा खर्च किया है या नहीं। तो स्पेशल पर्पस के लिए 3 बातें हैं, आप देखिए। पहला पब्लिक इशू, दूसरा टर्म लोन, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सब पैरा 10 फ्रॉड को लेकर। ध्यान दें, फ्रॉड कंपनी ने किया हो, कंपनी के साथ किया गया हो, आपको बताया गया हो या आपने खुद फाइंड आउट किया हो, आप बताइए अपने ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा फ्रॉड जो है तो कंपनी ने किया है या कंपनी के साथ हुआ है, या तो आपने खुद फाइंड आउट किया है या किसी ने आपको बताया है। तो आप बताइए 2 चीजें। पहली बात नेचर ऑफ फ्रॉड, किस तरह का फ्रॉड है। दूसरी बात अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, ठीक है ना। अगला है मैनेजरियल रेम्युनरेशन। चेक करे ऑडिटर कि अगर आपने रेम्युनरेशन लिमिट से ऊपर बांट दी है, लिमिट आप सबको बताइए 1, 3, 5, 10, 11%, तो पहले प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था, सीजी से। अब ये प्रोविजन है कि अगर लिमिट से ऊपर रेम्युनरेशन बांटी आपने तो एसआर पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसआर। और अगर डिफॉल्ट किया है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर से। तो ऑडिटर चेक करेगा कि जिन लोगों से पूछना है, सुन लो पहले लिखवाऊंगा मैं आपको, जिन लोगों से पूछना है 197 के अंदर एमआर को लेकर, एमआर मतलब मैनेजरियल रेम्युनरेशन, उन लोगों से आपने पूछा है या नहीं पूछा। ऑडिटर एक बात बताएगा, कहाँ बताएगा? ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है ना। पूछना किससे है? पहली बात तो मेंबर से क्या पास कराओगे? एसआर। दूसरी बात वहां लिख देना आपको पूछना पड़ता है सिक्योर्ड क्रेडिटर से, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। एक तो एसआर पास करेंगे मेंबर से, दूसरा सिक्योर्ड क्रेडिटर से आपको पूछना पड़ेगा। साथ में अगर आपने नहीं पूछा, आपने डिफॉल्ट किया, तो ऑडिटर 2 चीजें बताएगा। क्या क्या बताएगा? कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और क्या आपने प्रॉपर स्टेप लिए हैं उसे रिकवर करने के लिए या नहीं। मैं आपको बता दूं 197 में लिखा है कि अगर आपने एक्सेस रेम्युनरेशन बांटी है एक्सेस ज़्यादा, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है उसे रिकवर करने की।
राइट भी है और ड्यूटी भी। मैक्सिमम टाइम दिया गया है, अब 2 साल के अंदर रिकवर करना ही पड़ेगा जब आपने बांटा है। कम टाइम के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है? 2 साल। तो चेक करेगा ऑडिटर क्या आपने प्रॉपर टाइम में उसे रिकवर किया है या नहीं किया, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निजी कंपनीज में 2 बातें ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है। निजी कंपनी के अंदर, ठीक है ना, डिटेल मैंने आपको बताया था। पहली बात तो नेट ओन्ड फंड तो डिपॉजिट का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:20। कितना? 1:20। दूसरी बात, अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइनकम्बर्ड? विदाउट एनी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मीन्स चार्ज। तो अनइनकम्बर्ड का मतलब क्या है? विदाउट एनी चार्ज। इस पे चार्ज क्रिएटेड नहीं है। वो डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। कितना होना चाहिए? 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। आरपीटी के लिए चेक करेगा ट्रांजैक्शन 2 सेक्शंस के, पहला 177 ऑडिट कमेटी का और दूसरा 188 आरपीटी का ही है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर द एएस, एज पर द एएस। अगला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मैंने बता दिया आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली बात, कंप्लायंस किस सेक्शन का और स्पेशल पर्पज में आपने इस्तेमाल किया है या नहीं। दूसरी बात, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए क्या आपने 192 माना है या नहीं। सर 192 क्या बोलता है? 192 कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? अरे सुनो, मतलब कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कंपनी के लिए काम किया। कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दे। क्या इशू कर दे? स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन कंपनी कहती है स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे आपको, आपको हम कंपनी की एक एसेट दे देते हैं। एक एसेट, आप कंपनी की एसेट रख लो। डायरेक्टर काम कर रहा है, आपने उसको एसेट दी, एसेट दे दी 2 करोड़ की, उसके नाम कर दी। क्या कंपनी को पैसा मिला उसके लिए? पैसा मिला क्या? नहीं। उसे आप क्या बोलेंगे? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट का ही लेन देन होगा। किसका? सिर्फ एसेट का। और ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और दूसरी बात, वैल्यूएशन करवाना पड़ता है एसेट का 192 के अंदर। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था ये पॉइंट, ठीक है ना। 192 के अंदर अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो 2 बातें चेक करेगा ऑडिटर। कंप्लायंस चेक करना है, और कंप्लायंस में 2 बातें रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी? एक तो ओआर, दूसरा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है ना। और जिन एनबीएफसीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एनबीएफसी समझते हैं आप? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है? आरबीआई एक्ट के अंदर। क्या वो आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं? क्या वो आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो बताएगा ऑडिटर। तो दिस इज करो, ठीक है ना। सो वी हैव कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट एंड करो।